द स्टार स्पैंगल्ड बैनर अमेरिकी झंडे को इसी नाम से जाना जाता है, जिसे ग्रीनलैंड पर गाड़ने के अभियान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे ग्रीनलैंड को डेनमार्क से छीनकर पूरा का पूरा हड़प जाना चाहते हैं, और ऐसा भी लग रहा है जैसे उनकी ये कोशिशें अमेरिका और यूरोप के बीच एक ऐसी भीषण जंग छिड़वाएगी जो यूरोप और अमेरिका के मजबूत बॉन्ड को चकनाचूर कर देगा। जंग छिड़ी तो श्वेत बर्फ की चादर में लिपटा ग्रीनलैंड रक्त रंजित रेडलैंड में तब्दील हो सकता है। डेनमार्क, जिसके नियंत्रण में ग्रीनलैंड है, उसे अमेरिकी कब्जे से बचाने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के 8 शक्तिशाली देशों ने कमर कस ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ग्रीनलैंड में अपनी सेना तैनात करने की घोषणा की है। इसके तुरंत बाद ही मैक्रों ने यूरोपीय नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की भी घोषणा की है, जो सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि यूरोपीय देश डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं, चाहे इसके लिए आर पार के युद्ध में क्यों ना उतरना पड़े। अगर यूरोपीय देश अमेरिका के साथ युद्ध में उलझे तो क्या होंगे इसके परिणाम? यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से रूस और रूस से लेकर समूचे एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर इसका कैसा असर पड़ेगा, ये सब जानेंगे। साथ ही भी जानेंगे कि अमेरिका से जंग के हालात में यूरोप में कैसा संभावित दो फाड़ हो सकता है। यूरोप के ऐसे कौन कौन से देश होंगे जो अपने यूरोप के सहयोगी देशों की जगह अमेरिका के साथ खड़े होना पसंद करेंगे। आखिर क्या होगी इसकी चौंकाने वाली वजहें, और यूरोप अपनी कैसी करनी भुगतने जा रहा है, आपको वो भी बताएंगे। आज राम की रिपोर्ट में देखें इसकी पूरी विवेचना। नमस्कार। ग्रीनलैंड, जिसके बारे में आपने अपनी भूगोल की किताबों में पढ़ा होगा, उसके बाद शायद ही ये आपको कभी खबरों में सुनाई दिया होगा। धरती के उत्तरी गोलार्ध में मौजूद बर्फ से ढका और जीने की अवस्थाओं के लिए बेहद कठिन मानी जाने वाली यह जगह अचानक वैश्विक जंग का अखाड़ा बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर किसी भी तरह से कब्जा चाहते हैं, और ऐसा कर वे ये साबित कर दिखाना चाहते हैं कि जो काम अमेरिका के पिछले राष्ट्रपतियों के शासन में नहीं हो पाया, वो इन्होंने अपने शासन में कर दिखाया। ऐसा करने में वे अगर कामयाब होते हैं तो बेशक अमेरिकी नियंत्रण क्षेत्रों में विस्तार के मामले में वे एक माइलस्टोन गाड़ जाएंगे। लेकिन ये सब किस कीमत पर होगा? इस सवाल का जवाब बहुत खतरनाक और बारूदी खतरों से लिपटा हुआ है। इस मुद्दे पर यूरोप बेशक इस समय एकजुट दिखाई दे रहा है, लेकिन बात जब अमेरिकी हितों की होगी, इस पर यूरोप 2 धड़ों में बंट सकता है। इसमें पहला धड़ा उन यूरोपीय देशों का हो सकता है जो अब ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी शासन की दादागिरी सहन न करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के तेवर से यह छलक भी रहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वी प्रेफर साइंस टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, रूल टू लॉ, टू रोल टू फोर्स, डायलॉग टू थ्रेट्स। मैक्रो ने अपने इस डायलॉग के जरिए एक ऐसी दुनिया की ओर जो है बदलाव की चेतावनी दी है जहां कोई नियम नहीं है, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून के पैरों तले जो है उसको रौंदा जा रहा है, और एकमात्र नियम जो मायने रखता है वो है सबसे ताकतवर का नियम, जिसे सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोप के दूसरे धड़े में वे देश हो सकते हैं जो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ तो हैं, लेकिन अमेरिका के साथ सदियों पुराने संबंधों को दांव पर नहीं लगाना चाहेंगे। बात सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की करें तो ये यूरोप में सभी देशों से बनाकर चलता है। डेनमार्क के साथ भी इसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ इसका 2 सदी से ज्यादा का संबंध है। अनेकों बार ऐसा देखा गया है जब वो किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर यूएस यूके रिलेशन को ही प्राथमिकता देता रहा है। रूस के खिलाफ अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए ये हमेशा से अमेरिका के साथ तालमेल बैठाकर चलता है। ऐसे में आगे इस बात की संभावना बन सकती है कि ग्रीनलैंड मुद्दे पर आक्रामक रुख न आजमाकर डिप्लोमेटिक ढंग से डील कर सकता है। ये बात ट्रंप के पक्ष में जरूर जा सकती है। इसके साथ साथ स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और रोमानिया जैसे देशों की जो आस्था है वो भी बहुत लंबे समय से अमेरिका में बहुत गहरी रही है। इन्होंने अब तक ग्रीनलैंड को लेकर खुलकर अमेरिका के प्रयासों का विरोध भी नहीं किया है।
ऐसे में इस मुद्दे पर इनका खामोश रहना ही अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी है। बात अब आर्कटिक कंट्री नॉर्वे की करें तो वो हमेशा से रूस को अपने लिए खतरा मानता रहा है। ऐसे में अमेरिका ही उसके लिए सुरक्षा घेरे को मजबूत करता रहा है। अब उसका साथ नॉर्वे का मजबूत सैन्य सहयोग भी है। ऐसे में वो भी डेनमार्क के नियंत्रण वाले ग्रीनलैंड के लिए अमेरिका जैसी महाशक्ति जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है उसके खिलाफ शायद नहीं जाना चाहेगा। बात अब बाल्टिक देशों की करें तो इसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया के नाम प्रमुख हैं, जो रूस के बेहद करीब भी हैं और उसे अपनी संप्रभुता और सीमाओं के लिए खतरा समझते हैं। वो डेनमार्क के साथ अपने सामान्य संबंध होते हुए भी अमेरिकी अभियान में अड़चन नहीं बनना चाहेंगे। अब बात उन देशों की करते हैं जो अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे के अभियान में रोड़ा बन सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका इस पर लंबे समय से होमवर्क कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के ऐसे देशों को जो कभी रूस में अपनी आस्था रखते थे, उनके मन में रूस के प्रति भय भर दिया है। लिहाजा आज पासा पलट चुका है। विदेश अब रूस के प्रभाव से दूर हो चुके हैं और नाटो में इनकी गहरी आस्था है। इनमें लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं जो लंबे समय तक सोवियत संघ के प्रभाव में थे, लेकिन वे अब रूस को खतरे के तौर पर देखते हैं। ये बात अमेरिका के हक में जाती है। यूरोप के कई देश आपस में दुश्मन भी हैं जो ग्रीनलैंड के मुद्दे में जानबूझकर नहीं उलझना चाहेंगे। इनमें ग्रीस और तुर्की की तकरार, फ्रांस और जर्मनी की आपसी खींचतान, कोसोवो और सर्बिया के तनावपूर्ण हालात कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्हें अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई में उलझने से दूर कर सकते हैं। हालांकि फ्रांस और जर्मनी के तेवर जरूर इस समय ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के खिलाफ बेहद सख्त हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास जरूर होगा कि वे यूरोप के छोटे छोटे देश हैं। उन्हें अमेरिका जैसी फोर्स से टकराने के लिए संगठित शक्ति के तौर पर खुद को दिखाना होगा। इनमें आपसी बिखराव और संभावित जंग से खुद को डिप्लोमेटिक ढंग से दूर रखने की कोशिश इस बात को पुख्ता कर सकती है कि ग्रीनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नियंत्रण क्षेत्र में बदल सकता है। इस समय ट्रंप यूरोपीय देशों को इस बात के लिए मनाने में जुटे हुए हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा खुद यूरोप की सुरक्षा के लिए ही कितना ज्यादा जरूरी है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड पर रूस की नजरें लंबे समय से हैं, जिस पर वो भविष्य में कब्जे की कोशिशें कर सकता है। हालांकि यूरोप के बहुत से देश उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह के हालात अब दिखाई दे रहे हैं वो हालात इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूरोप में अब वाकई प्रत्यक्ष तौर से अमेरिका की उपस्थिति होने जा रही है? क्या वाकई ग्रीनलैंड के ऊपर जो है अमेरिकी राष्ट्रध्वज जो है लहराने वाला है? कि वाकई ग्रीनलैंड अब कुछ ही समय के बाद अमेरिका का नियंत्रण क्षेत्र बदल जाएगा? तो ये वो बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय लगातार तनाव का विषय बने हुए हैं। अब एक बात यहां पर यह भी उठती है कि क्या यूरोप अपनी ही कोई करनी भुगत रहा है? ये बात आपको थोड़ी सी हैरान, परेशान और चौंका भी सकती है कि भाई ये क्या बात हुई कि करनी भुगत रहे हैं वो भी समूचा यूरोप। दरअसल मैं इस बात को कनेक्ट करना चाहता हूं तिब्बत से। अब आपको थोड़ा सा मैं लेके आता हूं साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके भीतर। तिब्बत एक देश हुआ करता था जिस पर चीन अब अपना कब्जा कर चुका है। उसकी आज भी अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट चलती है। उस एग्जाइल गवर्नमेंट के एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, सब है। वो लोग आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं और तिब्बत को आजाद कराने की मुहिम से जूझ रहे हैं। वो दौर क्या यूरोप भूल गया जब चीन पूरे के पूरे तिब्बत को हड़प रहा था और तिब्बत के वही दलाई लामा और तिब्बत के वही नेता जो लगातार दुनिया को जो है मदद की दुहाई दे रहे थे कि हमको बचाओ, हमारे देश की रक्षा करो, और उस समय यही यूरोप चुप्पी साधे हुए बैठा था। आज जब स्थितियां पलटी हैं, आज जब ग्रीनलैंड की बारी है, तो पूरे यूरोप को दर्द हो रहा है। कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, आज पासा पलटा है और बारी है यूरोप की। इससे कैसे वो निकल पाते हैं, वो छटपटाहट खबरें बनकर के, सुर्खियां बनकर के लगातार गूंजेंगी। जो भी तमाम अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको नवभारत टाइम्स पर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लगातार देखते रहें, बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।